आज हम फिर से एक बार YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे कि वनस्पतिक रेशे कपास के बारे में। इससे पहले हम रेशों का वर्गीकरण बता चुके हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनको वर्गीकृत करेंगे। आज हम बात करते हैं कि कपास के रेशे क्या होते हैं। तो भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है और ये चीज़ अभिलेखों में भी सिद्ध हो गई है कि भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले कपास का उपयोग होता था और कपास का उत्पादन और निर्माण धीरे धीरे यहाँ से एशिया और पूर्व अफ्रीका और यूरोपीय देशों में होने लगा। भारत में सूती वस्त्रों के औद्योगिकरण में काफ़ी विकास हुआ। सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल का निर्माण हुआ। इसके बाद सन 1854 में मुंबई में, 1861 में अहमदाबाद में मिल की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई और हज़ारों कपड़े की मिल खोली गई, जिनमें से कुछ मिल ऐसी थी जो कि राष्ट्रीयकरण उनका हुआ और 85% कपड़ों की मिल जो हैं वो निजी क्षेत्रों के मालिकों की थी। निरंतर मशीनीकरण के कारण आज वस्त्र निर्माण का हर कार्य मशीन के द्वारा ही संपादित होता है। यहाँ तक कि कपास के फल पॉट्स को तोड़ने का कार्य भी मशीनें ही करती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग को पुनः उत्थान हेतु बढ़ावा मिले और इससे जुड़े लोगों को रोजगार मिले। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि कपास की खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे पहले हम जानेंगे कि कपास जो है उसको एक यूनिवर्सल फाइबर कहा गया है। कपास का पौधा जो है वो अन्य पौधों की तरह ही देखने में होता है। ये संसार के प्रत्येक नम और गर्म जलवायु वाले भागों में पैदा किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो ज़रूरत है वो है भूमि और जलवायु, कि कपास जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है और इसके लिए काली रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए 12 से 15 इंच बरसात की ज़रूरत होती है और क्षार युक्त भूमि में इसके जो रेशे हैं वो लंबे उत्पन्न होते हैं। इसके लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता आदि की ज़रूरत होती है। दूसरा आता है बीज बोना, कि कपास के बीज जो हैं वो एक लाइन में, एक कतार में बोए जाते हैं और जब इसके बीज हम बोते हैं तो बीज बोते टाइम भी हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका आता है वर्षा, कि इसके लिए जो वर्षा है वो 30 से लेके 38 सेंटीमीटर जब हम बीज बो रहे होते हैं उस बीज बोते समय हमें ज़रूरत होती है और जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो हमें वर्षा की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है समय, कि कपास का जो पौधा है वो 1 वर्षीय होता है, मतलब साल भर में एक बार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और उसमें हमें 200 दिन का समय लगता है। ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कपास के पौधे हैं जो कि लाइन में बोए गए हैं। नेक्स्ट अब आता है कि सूती निर्माण, वस्त्रों की निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कि हम सूती वस्त्र कैसे निर्माण करेंगे उनका। तो इसके लिए सबसे पहले है कि कपास के कोए एकत्र करना। अब कोए एकत्र करने के लिए क्या है कि जब पौधों में कपास के कोए पक जाते हैं और पकने के बाद वो फटने लगते हैं तो उनको तोड़ करके इकट्ठा कर लिया जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, उनको पेड़ पर ही ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो मौसम और सूर्य
धूप आदि के प्रभाव से उनका जो कपास है, जो रुई है, वो गंदी हो जाएगी। या अगर सपोज़ वो टूट करके अपने आप से ऐसे ही ज़मीन पर गिर जाएं तो उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियाँ उस कोई में लग जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका बिनौले निकालना, कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिनौलों को कपास से अलग कर दिया जाता है। ये काम मशीनों के द्वारा भी होता है और पहले के टाइम में इस काम को हाथ से ही किया जाता था। इसकी जो मशीनें होती हैं वो बड़ी बड़ी दांतेदार उसमें आरियां लगी होती हैं और ये जो दांतेदार आरियां हैं ये बहुत तेज़ी से घूमती हैं, जिसमें आकर के हमारी जो रुई है वो रुई जो है वो फंस जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ एक पात्र में हमारे जो बीज हैं वो बीज जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं। नेक्स्ट आपका है गंदगी दूर करना, कि ये रेशे जो हैं वो धूल, लकड़ी, पत्ते आदि के कारण जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो इनको जो है वो इनकी जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को जो है वो दूर किया जाता है और ये काम भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है गांठ बांधना, कि जब हम रेशों की गंदगी हटा लेते हैं उसके बाद कपास को दबाकर गांठ की शक्ल में उसको बांध दिया जाता है और उसके ऊपर टाट को लपेट दिया जाता है और उस टाट को लोहे की पत्तियों से कस दिया जाता है और इसके बाद जो है हमारा जो गांठ है वो मिल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है आपस में मिलाना, कि रुई की गांठ जब मिल में पहुंच जाती हैं तो वहां पर उन गांठों को खोल दिया जाता है और फैला दिया जाता है रुई को। उससे क्या होता है कि जो उसके रेशे हैं वो रेशे जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर भी यंत्रों की सहायता से उसको सुलझाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है रुई धुनना। इसमें क्या होता है कि इस समय तक चादर में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ जो हैं वो रह जाती हैं और इन अशुद्धियों को निकालने के लिए रेशों को फिर से सुलझाया जाता है, इनको समानांतर किया जाता है और ये काम जो है वो धुनाई की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। रुई को धुनना भी जो है वो मशीन के माध्यम से ही ये कार्य किया जाता है। इससे भी गंदगी, धूल और अन्य जो पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कंघी करना। जैसे हम अपने बालों को सुलझाने के लिए उनमें कंघी करते हैं, ठीक वैसे ही रुई की धुनाई करने के बाद भी इसमें जो है कॉम्बिंग या कंघी जो है वो की जाती है। इससे जो छोटे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बड़े रेशे हैं वो समानांतर रूप में अलग हो करके उनको हम एक चादर या शीट की फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोनी बनाना, कि धुनने के बाद और कंघी करने की प्रक्रिया के पश्चात कपास की पोनियाँ बनाई जाती हैं। इन पोनियों का व्यास जो है वो लगभग 1 इंच होता है और पोनी बनाने के बाद कपास जो है वो काटने योग्य हो जाता है। जो कपास के रेशे हैं उनको जो है वो लोहे के लंबी और बारीक सरियों पर लपेटने की प्रक्रिया को ही हम पोनी बनाना कहते हैं। नेक्स्ट आता है कताई, कि पोनी को कंघी करने के बाद उसको चिकना कर दिया जाता है और उसको खींचा जाता है। ये खींचने का कार्य जो है वो पहले चरखे और तकली के द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में ये सारे काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। खींचने की जो क्रिया है उसके बाद उसमें घुमाने की क्रिया होती है, जिससे कि सूत में हल्की सी ऐंठन दी जाती है और मशीन द्वारा ये प्रक्रिया से पोनी को रोलर्स के माध्यम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है बुनाई। इसके बाद सूत की सहायता से बुनाई का कार्य किया जाता है। ये बुनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं और बुनाइयों का प्रयोग हम उनके प्रयोजन के आधार पर करते हैं। साधारणतः जो ताने के धागे, बाने के धागे की अपेक्षा जो है वो
अधिक ऐंठनदार होते हैं। क्यों? क्योंकि बुनाई एवं परिष्कृति के अवसर पर इन्हीं के में जो है वो अत्यधिक दबाव का सामना इनको करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है परिष्कृति, कि इस स्थिति में जो सूती वस्त्र होते हैं वो परिसज्जा के लिए तैयार हो जाते हैं। और परिष्कृति की जो प्रक्रिया है उसमें वस्त्रों में माड़ लगाना, धुलाई करना, सेंफोराइजिंग करना, मर्सीराइजिंग करना आदि प्रक्रिया इसमें शामिल है। ये जो फिनिशिंग है, परिसज्जा है, ये भी हम वस्त्रों के अकॉर्डिंग ही उन पर देते हैं। हर वस्त्र पर हम हर तरह की परिष्कृति नहीं दे सकते हैं। लास्ट आपका आता है रंगाई एवं छपाई, कि जब हमारा सूत से हमारा वस्त्र तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम उस वस्त्र को विभिन्न रंगों में, विभिन्न डिज़ाइनों में रंग करके सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। और वस्त्रों की उपयोगिता के अनुसार इनको विभिन्न रंगों में और विभिन्न डिज़ाइनों में हम छाप कर सकते हैं, इन पर प्रिंटिंग कर सकते हैं, रोलर प्रिंटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। वो हमारी अपनी सुविधा पर, अपनी पसंद पर और मार्केट की डिमांड पर आधारित होता है। ये कुछ क्लिपिंग्स हैं, इसमें कोए तोड़े जा रहे हैं। इसमें जो है वो कोए तोड़ने के बाद में रुई को कलेक्ट करके एक स्थान पर रखा जा रहा है। ये एक गांठ तैयार हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। गांठ के बाद ये सारी रुई को इकट्ठा जो है वो मिल्स में भेजा गया है, वहाँ पर इसको आपस में मिलाया जा रहा है। और मिलाने के बाद ये एक शीट, एक चादर की फॉर्म में जो कपास है उसकी जो रेशा है वो तैयार हो गया है। ये कपास को टच करके वो उसको देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद ये शीट फॉर्म में मशीन के थ्रू हमारा कपास का रेशा जो है वो निकल रहे हैं। ये इसकी पोनियाँ बन गई हैं और पोनियाँ बन के वो धागे के रूप में हमारी मिल पर चढ़ी हुई हैं। ये मिल पर चढ़ने के बाद में हमारा जो है वो कपड़ा तैयार हो गया है, जो कि अलग अलग कलर्स में हैं हमारे उपयोग के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि कपास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं जानने से पहले हम जानेंगे कि कपास का संगठन क्या है, मतलब कपास में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो रुई के रेशे का जो मुख्य भाग है वो सेल्यूलोज है। इसमें 90% सेल्यूलोज होता है और 5 से 8% तक इसमें पानी होता है। बाकी प्राकृतिक अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं और इसमें जो है वो प्राकृतिक मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग होती है, लेयर होती है, जो कि इनको आपस में सटाने में, आपस में जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। कपास की जो विशेषताएं हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया है। एक है भौतिक विशेषताएं, दूसरी है रासायनिक विशेषताएं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले आता है रचना और रूप, कि अगर हम माइक्रोस्कोप से इस रेशे को देखें तो कपास का जो रेशा है वो चपटा, घुमावदार, बल खाए हुए जैसा रिबन हमें दिखाई देता है, फीता उसके समान हमें दिखाई देता है। जब ये कपास कच्चा होता है तो बनावट इसकी एक ट्यूब फॉर्म की होती है, जैसे नली होती है उस फॉर्म में होती है और उस नली के अंदर रस भरा हुआ होता है। जब ये पक जाता है तो उसके अंदर का जो रस है वो रस सूख जाता है और जो नली फॉर्म की जो शेप थी वो शेप जो है वो नष्ट हो जाती है और हमारा जो तंतु है वो हमें रिबन या फीते के समान दिखाई देने लगता है। दूसरा है आपका संगठन, कि कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है और इसमें सेल्यूलोज का जो फॉर्मूला है वो C6H10 और O5 होता है। मतलब कि कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन के,
10 अणु हाइड्रोजन के और 5 अणु ऑक्सीजन के इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लंबाई और व्यास कि कपास के जो रेशे हैं उसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है और साधारणतः जो लंबे कोए वाले कपास होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका व्यास में वो अधिक होते हैं और वो देखने में सुंदर होते हैं और उनका व्यास लगभग 12 से लेकर 20 माइक्रोन जो है उसमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रंग एवं चमक कि कच्ची अवस्था में अगर हम कपास को देखेंगे तो ये हमें ब्राउन या भूरे कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है कच्ची अवस्था में और जब ये पक जाता है तो पकने के बाद इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ऐसा होता है जो सफ़ेद होता है, लेकिन कई बार क्या होता है धूप के कारण इसका रंग जो है वो ख़राब हो जाता है और वो हमें पीला नज़र आता है, लेकिन उसको हम ब्लीच करके फिर से जो है वो सफ़ेद रंग उसका प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता कि कपास का रेशा दूसरे चिकने रेशे जैसे रेशम, लिलिन और रेयम के समान तो स्वच्छ नहीं होता है, लेकिन अन्य रेशों की अपेक्षा इसकी धुलाई करना जो है वो बहुत आसान होता है और ये रेशा उन सभी रेशों में श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट है ऐंठन कि प्रायः ऐंठन 1 इंच में लगभग 400 तक पाई जाती है और उसमें भी जो भारतीय कपास है उसमें 200 प्रति इंच तक होती है। जिस कपास में जितनी अधिक ऐंठन की शक्ति होगी उसका सूत उतना ही अधिक मजबूत होगा। नेक्स्ट है मजबूती कि यदि मजबूती के हिसाब से अगर हम देखें तो सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का स्थान जो है वो मध्यम होता है। कपास की अपेक्षा रेशम और लिलिन जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, जबकि जो ऊनी रेशा है वो बहुत कम शक्तिशाली होता है। लेकिन अगर कपास को हम गीली दशा में देखें तो गीला होने पर कपास की मजबूती जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नमी सोखने की क्षमता। कपास की सामान्य नमी सोखने की जो क्षमता है वो 8.5% नापी गई है और रुई के क्रय विक्रय के अवसर पर भी इसका ध्यान दिया जाता है। रुई में लिलिन की तरह नमी सोखने की शक्ति होती है, लेकिन इसकी नमी अपेक्षाकृत अधिक टिकती है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता कि कपास के रेशे में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का गुण जो है वो नहीं होता है, इसलिए इसका आकार जो है वो निश्चित होता है और इसे हम खींचकर फैला नहीं सकते हैं। यही कारण है कि जो सूती वस्त्र हैं वो सूती वस्त्र जो हैं वो जल्दी ही उस पर सलवटें पड़ जाती हैं और उसको सलवट मुक्त करने के लिए हमको जो है वो उस पर आयरनिंग या प्रेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव कि कपास का रेशा अगर लगातार सूर्य के प्रकाश में पड़ा रहेगा तो उससे उसका जो रेशा है वो निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और कुछ समय के बाद उसका जो रेशा है वो पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण का प्रभाव कि जब हम कपास से बने हुए वस्त्र या सूती वस्त्रों को धोते हैं तो धोते समय हमें इनको जब आपस में हम रगड़ते हैं तो उस रगड़ का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसके रेशे जो हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसलिए इनको धोते समय हम किसी भी विधि से इन सूती वस्त्रों को धो सकते हैं। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई कि बहुत ज़्यादा छोटे रेशों से बना होने के कारण जो सूती वस्त्र हैं उनकी जो सतह है वो खुरदरी होती है और खुरदरी सतह होने के कारण जो धूल गंदगी आदि के कण हैं वो इसमें जल्दी आकर के बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो सूती वस्त्र हैं वो हमारे जल्दी गंदे हो जाते हैं।
नेक्स्ट आता है अवशोषकता, कि कपास के रेशे में आर्द्रता अवशोषक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आरामदायक और अनुकूल होते हैं, क्योंकि ये शरीर से निकले हुए पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं, जिससे कि हमारी त्वचा को शीतलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की। रासायनिक विशेषताओं में सबसे फर्स्ट है हमारा तेजाब का प्रभाव, कि कपास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कपास पर धातु के तेजाब, मिनरल एसिड्स जो होते हैं, उनके घोल की शीघ्र प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो कार्बनिक जो तेजाब होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। कपास के रेशे में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नए तत्व जो हैं इसमें जोड़े जा सकते हैं। गंधक के तेजाब से जो सूती वस्त्र है वो हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। दूसरा आता है क्षार का प्रभाव, कि क्षार का कपास के रेशे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल का प्रभाव, कि कपास का रेशा जो सांद्र अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रंग का प्रभाव, कि सूती वस्त्रों पर रंग जो है वो शीघ्र नहीं चढ़ता है, जितनी जल्दी ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर चढ़ जाता है। और इस पे जब रंग हम चढ़ाते हैं तो उन रंगों को पक्का करने के लिए उसमें जो है वो नमक आदि चीज़ों का सहारा लेते हैं। धोने में सूती वस्त्रों का रंग प्रायः निकल जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लीच का प्रभाव, कि श्वेत जो सूती वस्त्र हैं उनमें जो पीलापन आ जाता है, उन पीलेपन को दूर करने के लिए हम जो है वो ब्लीच का सहारा लेते हैं, और उस ब्लीच में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड जो घरेलू ब्लीच होती है उस ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जीवाणुओं का प्रभाव, कि सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन फफूंदी ज़रूर लगती है। तो फफूंदी के जीवाणु उसी समय क्रियाशील होते हैं जब उनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, ताप और भोजन वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जब हम सूती वस्त्रों को स्टोर करें तो हम ये ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से नमी मुक्त हों, उनमें माड़ आदि ना लगा हो। नेक्स्ट आता है पसीने का प्रभाव, कि सूती वस्त्र बार बार जब हम उनको पहनते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में जो पसीना आता है उस पसीने के संपर्क में वो आते हैं, और पसीने के संपर्क में आने पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम सूती वस्त्रों को पहनने के बाद ऐसे ही बिना धोए हुए रख देंगे तो उसके प्रभाव से जो हमारे वस्त्र हैं, वो वस्त्र जो हैं वो जिस जगह पर पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पर हार्ड हो जाएंगे, और वहाँ पर फफूंदी भी लग जाएगी, और जब हम काफ़ी समय बाद उन कपड़ों को वॉश करेंगे, धोएंगे, तो वहाँ के कपड़े जो हैं वो गलने भी लगेंगे, और उसी जगह से कपड़े जो हैं वो फटने लगेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।